Hello my dear students, I welcome you all to my YouTube channel M Ahmad Study Circle। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 6 से एक पोएम द विंड एंड द मून के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज़ द विंड एंग्री विद द मून? हवा जो है वो चांद से गुस्सा क्यों है? व्हाट इज़ ही थ्रेटनिंग टू डू? और वो क्या करने की धमकी दे रहा है? लेट्स सी द आंसर। The wind is angry with the moon because he wind thinks that sea moon is always keeping a watch on him. He is threatening to blow her out of the sky. हवा जो है वो चांद से गुस्सा इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि चांद हमेशा उसकी जासूसी करती रहती है, इसलिए वो उसे धमकी दे रहा है कि वो उसे फूंक मारकर आसमान से बाहर निकाल देगा। Let's see question number 2. The wind he took to his revels once more. हवा जो है वो एक बार फिर से ज़ोर ज़ोर से बहने लगता है। What did the wind go on to do to express his glee? और अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए हवा क्या करता है? Did this feeling last long? क्या हवा की ये जो खुशी का जो लम्हा है, खुशी का ये जो एहसास है, वो लंबे समय तक टिका रहता है? Why or why not? Let's see the answer. In order to express his glee, the wind blew violently all across the world, making loud, shrill and harsh noises while doing so. अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए हवा जो है वो काफ़ी वायलेंटली, काफ़ी हिंसक रूप से पूरी दुनिया में ज़ोर ज़ोर से बहने लगता है और उसकी वजह से लाउड नॉइज़, श्रिल, एक हार्श, एक काफ़ी कर्कश आवाज़ बाहर निकालता है और काफ़ी डरावना, स्कैरी होता है। But this feeling of glee did not last as the moon slowly reappeared in the sky. लेकिन उसकी खुशियों का ये जो एहसास है वो लंबे समय तक नहीं टिकता है क्योंकि आसमान में चांद धीरे धीरे फिर से दिखाई देने लगता है। Question number 3. Even though the moon tries to blow away, even though the wind tries to blow away the moon, she keeps reappearing. This is because भले ही हवा जो है वो लगातार कोशिश करते रहता है कि वो मून को आसमान से बाहर निकाल दे, लेकिन मून जो है वो फिर से दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस लिए होता है? नाउ द आंसर वुड बी सी इज़ इनडिफरेंट टू द विंड। मून जो है वो हवा से बिल्कुल अलग है एंड अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स एज सी प्लीजेज। और जब वो चाहती है तब दिखाई देती है और जब वो चाहती है तब वो गायब हो जाती है। मून को विंड से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अ मार्वल ऑफ पावर एम आई? विंड कहता है कि क्या कमाल की शक्ति है मेरे पास। एंड दिस स्टेंजा व्हाई डज द विंड थिंक सो हाईली ऑफ हिमसेल्फ? इस स्टेंजा में जो विंड है वो अपने बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है? वो क्यों मान रहा है कि उसके पास बहुत ही कमाल का पावर है, वो बहुत ही शक्तिशाली है? What did you think of the wind when you read this stanza? और जब आप इस स्टेंजा को पढ़ते हैं तो आप विंड के बारे में क्या सोचते हैं? Now let's see the answer. And this stanza, the wind thinks so highly of himself because he believes that he himself blew the moon out of the sky and then back in using the power of his breath. जब हम लोग इस स्टेंजा को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि विंड को ऐसा लगता है कि उसने फूंक मारकर चांद को बाहर, आसमान से बाहर कर दिया था और उसने अपनी ब्रेथ के पावर से, अपने सांस लेने की शक्ति से वापस वो चांद को लेकर आ गया है। इसलिए वो अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली और बलवान मान रहा है। These thoughts make us feel that the wind is overconfident of his abilities and is conceited. तो ये जो थॉट्स हैं वो हमें ये दिखाते हैं कि जो विंड है वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट है अपनी एबिलिटीज़ को लेकर, अपनी शक्तियों को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सीटेड है, बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। क्वेश्चन नंबर 5. We know that the wind finds it difficult to blow out the moon and suffers physically in doing so. हमें पता है कि चांद को फूंक मारकर आसमान से बाहर करने के लिए हवा को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो फिज़िकली और मेंटली सफ़र कर रहा है। फाइंड द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट शो दिस। और हमें पोएम से वो फ्रेजेस और वो वर्ड्स ढूंढ कर निकालने हैं जो इस चीज़ को दिखाता है।
So the answer would be, what in vain was the pain of his bursting brain. जो एफर्ट, जो प्रयास वो फूंक मार कर लगाता है कि वो चाँद को फिर से गायब कर दे, लेकिन धीरे धीरे चाँद जो है वो और बड़ा होता चला जा रहा है, और यही हमें दिखाता है कि वो चाँद को फूंक मार कर बाहर नहीं कर सकता। ऐसा करने में उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सिमिलीज इन द पोएम। हमें पोएम में सिमिलीज ढूंढना है। सिमिलीज एक कंपैरिजन होता है जिसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कंपेयर करते हैं, उनकी एबिलिटीज़, उनकी क्वालिटीज़ को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। हु हैज़ बीन कंपेयर टू व्हाट, किसको किससे कंपेयर किया गया है। व्हाट डू द सिमिलीज मेक यू थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर बीइंग कंपेयर्ड। और सिमिलीज हमें क्या बताती हैं, अगर चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं सिमिलीज का यूज़ करके तो उससे हमें क्या समझ में आता है। नाउ लेट्स सी द आंसर। लाइक अ घोस्ट इन अ चेयर, हियर मून इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू अ घोस्ट sitting in a chair because she is white and glows in the dark। यहाँ पर मून को जो है वो घोस्ट से कंपेयर किया गया है और बताया गया है कि जैसे कि एक घोस्ट, एक भूत कुर्सी पे बैठा हुआ होता है, वैसे ही चाँद जो है वो डार्क स्काई में बैठा हुआ है और सफ़ेद चमक रही है। लाइक अ मैरी मैड क्लाउन, यहाँ पर लाइक अ मैरी मैड क्लाउन, हियर द विंड इज़ बीइंग कंपेयर्ड, यहाँ पर हवा को कंपेयर किया गया है एक क्लाउन से, एक जोकर से। बिकॉज ही इज़ ब्लोइंग वाइडली ऑल अराउंड एंड ओवरजॉयड मैनर, क्योंकि हवा जो है वो चारों तरफ ओवरजॉयड मैनर में बहुत ही ज़्यादा खुश होकर ज़ोर ज़ोर से बह रहा है। उसको लग रहा है कि उसने फूंक मारकर चाँद को आसमान से गायब कर दिया है। नॉट रियलाइजिंग दैट ही इज़ मेकिंग अ लाफिंग स्टॉक ऑफ हिमसेल्फ, और उसको ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो अपने आप को लोगों की हंसी का पात्र बना रहा है। जैसे कि एक जोकर अपने वेशभूषा को बदल लेता है और अजीबोगरीब हरकतें करता है जिसको देखकर लोग हंसते हैं, तो उस जोकर को अपने आप के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बस लोगों के हंसी का पात्र बना हुआ होता है। लोग उसे देखकर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ द मून अनअवेयर ऑफ व्हाट द विंड इज़ ट्राइंग टू डू। चाँद को इस बारे में खबर क्यों नहीं है कि हवा उसके साथ क्या करने वाला है। इफ़ यू वर द मून, यदि आप चाँद होते, आप मून होते, एंड यू न्यू व्हाट द विंड वॉज अप टू, और आप जानते कि विंड आपके साथ क्या करने वाला है, हाउ वुड यू फील अबाउट हिज बिहेवियर, तो आप उसके बिहेवियर के बारे में कैसा महसूस करते। व्हाट वुड यू डू, और आप क्या करते। नाउ लेट्स सी द आंसर। The moon is unaware of what the wind has been trying to do because she is somewhere high up above in the space, above the earth's atmosphere where the wind cannot even reach her। मून जो है वो अनअवेयर इसलिए है कि हवा उसके साथ क्या करने वाला है, क्योंकि वो आसमान में काफ़ी ऊपर है, यहाँ तक कि धरती के एटमॉस्फेयर से ऊपर है और वहाँ तक हवा पहुँच भी नहीं सकता है। Now let's see question number 8. In this poem, the wind and the moon has been personified. इस poem में moon और wind दोनों को personify किया गया है। wind और moon दोनों को इंसानों की तरह दिखाया गया है, उन्हें दो इंसान माना गया है। How has the writer used personification to tell us about? और राइटर ने personification को कैसे यूज़ किया है हमें दिखाने के लिए, जैसे कि the physical characteristics of the wind and the moon। पोइट ने पर्सोनिफिकेशन को यूज़ करके विंड और मून के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे बताया है। ओके, लेट्स सी द आंसर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। द पोइट हैज़ पर्सोनिफाइड द मून एज अ ब्यूटीफुल नोबल क्वीन हु लुक्स अपॉन द स्काई विद वन वाइट आई। पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है और मून को एक बहुत ही खूबसूरत नोबल क्वीन की तरह दिखाया है जो कि आसमान में एक सफ़ेद आँख से देख रही होती है। The wind has been personified as a mighty creature with large cheeks and a brain that is bursting with anger। और विंड को पर्सोनिफाई किया गया है एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी के तौर पे, एक बहुत ही शक्तिशाली क्रिएचर के तौर पे, जिसके गाल जो हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं और जिसका दिमाग जो है वो गुस्से से फट रहा है। द पर्सनालिटीज़ ऑफ द विंड एंड द मून। अब विंड और मून के पर्सनालिटीज़ को पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करके कैसे दिखाया गया है। लेट्स सी द आंसर।
The moon is personified as a calm, quiet, dignified queen whose dignity and poise span the sky. मून को पर्सोनिफिकेशन यूज़ करके काफ़ी शांत स्वभाव का, क्वाइट, काम, डिग्निफाइड, काफ़ी इज्जतदार एक नोबल क्वीन की तरह दिखाया गया है जिसकी गरिमा चारों तरफ आसमान में फैली हुई है. On the other hand, the wind is shown as a selfish, ill-tempered, proud person whose presence makes no difference to the stately queen that is the moon. और वहीं पर हवा को एक स्वार्थी, सेल्फिश, गुस्सैल और घमंडी इंसान की तरह दिखाया गया है जिसके होने और न होने से चांद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. Now this one is the last question from this chapter, which is question number 9. Do you agree that the poet's use of personification makes the poem funny? क्या आपको लगता है कि पोइट ने जो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है उससे पोएम थोड़ा सा फ़नी हो गया है? वाई और वाई नॉट? नाउ लेट्स सी द आंसर. वी अग्री दैट द पोइट्स यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन मेक्स द पोएम फ़नी. हाँ, हम अग्री करते हैं, इस बात से सहमत हैं कि पोइट ने जो पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है उसकी वजह से पोएम जो है वो थोड़ा सा फ़नी हो गया है. एज वी स्टार्ट कंसीडरिंग, क्योंकि हम ये सोचना शुरू कर देते हैं दैट द विंड एंड द मून एज टू ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, कि हवा और चाँद दो इंसान हैं और ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. तो इस तरह से हमने द विंड एंड द मून के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट दे कैन हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल अ लिटिल मोर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.